फाइन स्टूडेंट, तो प्रीलिम्स डोजियर हम लोग करने जा रहे हैं और क्वेश्चन है ये 2021 का सेट ए का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट ए टूल अवेलेबल फॉर प्रोमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ। अच्छा, ये 2021 में आया था और 2020 में ये न्यूज़ में था उस समय। ठीक है, अभी के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, 2025 में उतना रिलेवेंट नहीं है, बट उस समय बहुत रिलेवेंट था। इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल, इन्वायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। समझ गए ना? हाँ। सेकंड देखो, अब देखो उस समय करंट अफेयर्स में था इसलिए पूछा गया है, तो इसे विचलित नहीं होना है। ठीक है, जो क्योंकि 1 साल 1.5 साल पहले जो भी रहता है करंट अफेयर्स वो पूछता है यूपीएससी, उसी तरह पूछा है। 69 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस, विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अनयूजुअल क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट डी फॉर डॉग लगा देगा इसमें 1, 2 एंड 3, मगर डी फॉर डॉग गलत होगा। इसमें पूछा क्या जा रहा है, देखो कि जो भी स्टेटमेंट जो भी दिया गया है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इसमें से कौन से आर्टिफिशियली और सिंथेटिक मीडियम में कल्चर किया जा सकता है, मतलब ग्रो किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, बैक्टीरिया और फंगी। बस वायरस नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस को अलग से होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, क्योंकि वायरस क्या है, पजल टू द साइंटिस्ट है। ऐसे देखने में नॉन लिविंग थिंग्स लगता है, मगर जैसे ही वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो फिर ये होस्ट का जो डीएनए है उसको मैनिपुलेट करता है ये। इसलिए आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम, इसलिए इसको ग्रो करना है, इसको कल्चर करना है, तो वायरस को नहीं कर सकते हो आप स्टैंड अलोन, बैक्टीरिया और फंगी को ही कर सकते हो। ए फॉर एप्पल हो जाएगा जी। समझ गए ना? और इसमें इस तरह क्वेश्चन में गलत होने का चांस रहता है। समझ गए? पहले तो तुमको इंटरप्रेट करने में ही टाइम लग जाए, कल्चर क्या होता है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम क्या है, फिर तुमको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बैक्टीरिया, फंगी और वायरस का। तो वो सिंपल बेसिक्स को समझने का प्रयास किया है कि बेसिक बच्चे लोगों को कितना आता है। यूपीएससी का जो इंटेंट रहा, यहाँ पे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पे अच्छा खासा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। अच्छा, ये देखोगे, यदि आर्टिकल 128 देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोविज़न वहाँ पे है, बट इसमें एक स्टेटमेंट ना ओमिट कर दिया गया। इसमें ये भी ज़रूर होना चाहिए था कि जो रिटायर्ड जज को जो बुलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है या फिर हाई कोर्ट का जो भी जज रिटायर हो गया बट क्वालिफाइड है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक क्वालिफाइड है, तो उनको भी बुलाया जा सकता है। इसमें एक स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए था कि उनसे भी परमिशन लेके। ठीक है, और यूपीएससी ने इसका जो आंसर दिया है वो 1 को करेक्ट माना है यूपीएससी ने। तो उस सेंस से देखोगे तो कोई इसमें कोई त्रुटि नहीं है, मैं इसमें अंडरस्टूड है कि उनसे परमिशन लेके ही किया जा रहा है। इसको ऐसे इंटरप्रेट करोगे, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। तो दोनों ही प्रोविज़न है, रिटायर्ड जज को कैसे बुलाया जाए और एडहॉक जज के लिए कैसे बुलाया जाए, तो दोनों ही प्रोविज़न है। लक्ष्मीकांत के बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, एक आर्टिकल 128 में दिया गया है और एक आर्टिकल 126 या 127 में दिया गया है। ठीक से समझ गए? तो ये इसको यूपीएससी के हिसाब से चलेंगे। 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, मगर 2 स्टेटमेंट देखो, बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है। ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। अब यहाँ पे कैच है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैच है। कैच क्या है? एज द सुप्रीम कोर्ट डज, ये स्टेटमेंट, यदि ये स्टेटमेंट नहीं होता, एज द सुप्रीम कोर्ट डज, यानी कि ये क्लाउज यदि नहीं होता तो तुम्हारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट होता, मत चूँकि ये क्लाउज की वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, यदि हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक डेडिकेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 137 इफ आई एम करेक्ट।
आर्टिकल 137 के अंतर्गत ये बोला गया है वो अपना जजमेंट को रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बात समझे। मैं जहाँ तक सवाल है हाई कोर्ट का, था हाई कोर्ट के लिए कोई आर्टिकल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हाई कोर्ट ये पावर डिराइव करता है सीआरपीसी से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से डिराइव करता है। हाई कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू करने का जो एबिलिटी है वो कहीं संविधान से नहीं करता है, वो सीआरपीसी से करता है। और दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट क्रिमिनल केस के लिए नहीं कर सकता, केवल सिविल केस के लिए ही कर सकता है, इसलिए वो नैरो एरिया है। और दूसरी बात ये है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो देखो सीआरपीसी से कर सकता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, ठीक है, जो सीआरपीसी वो पावर डिराइव करता है, क्रिमिनल केस के लिए भी नहीं होगा, और तुम्हारा सिविल केसेस के लिए होगा। और तीसरा चीज़ क्या है कि कभी भी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और उसके बाद कोई एविडेंस आया, नया एविडेंस आया, तभी वो रिव्यू कर सकता है, क्योंकि जजमेंट देते वक्त हाई कोर्ट को पता नहीं था, बाद में कुछ नए तत्व आ गए, नए कुछ एविडेंस आए, तभी वो जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑल टुगेदर अपने डिसीजन को रिवर्स कर सकता है, चाहे कोई भी केस हो। तो जाहिर सी बात है दोनों का पावर सेम नहीं है। रिव्यू किया भी जा रहा है, हाई कोर्ट रिव्यू कर भी रहा है, तो अपने एक नैरो ब्रैकेट में कर रहा है वो, समझ गए। इसलिए 2 गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल 1 ओनली। आया समझ में ना। हाँ 89 देखो, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, there is only one citizenship and one domicile, absolutely correct statement। भारत में एक ही सिटीजन, डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है भारत में, और एक ही डोमिसाइल होगा। एक मतलब जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ आप रहते हो वहीं का कागज पत्तर होगा, वहीं का डोमिसाइल होगा आपका। 1 स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 2 देखो, ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ऐसा स्टेटमेंट कहीं दिया ही नहीं गया है। आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से भी आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गलत हो गया। तीसरा देखो, ए फॉरेनर वांस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी कंडीशन। नो, एक फॉरेनर्स को जब सिटीजनशिप मिल जाए तो यदि मान लो कि वो कुछ वक्त के लिए यदि वो जेल में चले जाए तो उस केस में उसका सिटीजनशिप रद्द हो सकता है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। देखो तीसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही पढ़ के तुम हटा दोगे उसको, वो 2 साल अगर करेक्ट 5 साल के अंदर 2 साल अगर हाँ। जेल में रह गया फॉरेन कंट्रीज में तो उसको रद्द हाँ। किया जा सकता है। तो वही पर्टिकुलर जो 2 इयर्स तक के लिए, 5 साल के अंदर यदि 2 इयर्स में रह जाए तो उस केस में उसका सिटीजनशिप को बर्खास्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल 1 ओनली। समझ गए। ये 4 जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी का रियल क्वेश्चन है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन डील करेंगे जो कि अभी का करंट अफेयर्स में जो चल रहा है। सेकंड ऑप्शन यूएसए के लिए 2 सही बैठता है, समझ गए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सेकेंड स्टेटमेंट सही बैठेगा, बाय बर्थ ही हो सकता है ऐसा कुछ। चलो एनीवे, अब यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अच्छा, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज है, चाहे वो कंपनीज तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का हो या फिर वो सर्विस का हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है प्राइवेट कंपनी। मगर इसमें क्या है कि इसमें प्राइवेट कंपनी में चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, वहाँ पे लोग को भेजे जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपका कितना डिमांड है, आपका सामान पहले कितना बिका था, अभी कितना बिका, आपने कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, आपका कितना इंपोर्ट आ रहा है, आपका कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना सामान मार्केट में डिस्पैच हो रहा है, कितना क्या डिमांड है, ये हर चीज़ को पूछा जाता है और उसके बेसिस पे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को निकाला जाता है। यदि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 50 है तो ना ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना ही तुम्हारा एक्सपांसन हुआ, वो न्यूट्रल है। 50 से ऊपर है तो एक्सपांसन का वो डिनोट करता है, यदि 50 से नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करता है। जैसे कोविड टाइम में पीएमआई जो था परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वो 50 से नीचे चला आया था, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती करोगे सेकेंड स्टेटमेंट में, जरूरी नहीं है कि पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का हमेशा ज़्यादा होगा, कई बार सर्विस का भी ज़्यादा हो सकता है, तो ऊपर नीचे होगा। कभी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है 60 हो, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का 60 हो, सर्विस का हो सकता है 65 हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग का 40 हो और सर्विस का 60 हो,
तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का हमेशा हायर होगा सर्विस से। तो देखो आंसर मिल गया होगा 1 का। देखो यदि पीएमआई अबव 50 है इसका मतलब एक्सपांसन है जी, और यदि 50 से नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शन है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नंबर 2 क्या लिखा गया है कि इन जनरल पीएमआई फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इज हायर देन दैट ऑफ सर्विस, ये गलत स्टेटमेंट होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल 1 ओनली। आगे देखते हैं यहाँ पे, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंट टाइम में कोल, हमारा जो कोल है, कोल कितना इंपोर्ट हुआ, कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी के बारे में पूछा गया। और इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है कि 5 साल में 10 साल में क्या क्या हुआ है, ट्रेंड। हाँ, इसी को बोलते हैं ट्रेंड, क्या क्या रहा है, कैसा रहा है ट्रेंड सब। अच्छा, जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, भारत में डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस होता है कोयला लगभग 1000 मिलियन टन होता है। 1000 मिलियन टन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है, समझ गए? और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस का बात कर रहा हूँ, बट टोटल जो खर्च होता है वो तुम्हारा कितना है? हाँ, 1250 के आसपास, 1200-1300 कह सकते हो। 1200-1300 मिलियन टन हमारा टोटल कंज्यूम होता है। 1000 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिकली, और 200 to 250 जो मिलियन टन से बाहर से मंगवाते हैं। जहाँ तक सवाल है थर्मल कोल का, थर्मल कोल मतलब जो कि थर्मल स्टेशन में काम आएगा, कोयला इंडस्ट्री में काम आएगा, कोयला का कारखाना में काम आता है, उसमें सबसे अधिक हम किसी कंट्री से मंगवाते हैं तो इंडोनेशिया से मंगवाते हैं। वही इंडोनेशिया जहाँ से सबसे अधिक पाम ऑयल भी मंगवाते हैं हम लोग। बात समझ गए ना? हाँ, जहाँ तक सवाल है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से भी मंगवाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से थर्मल कोल नहीं मंगवाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से कुकिंग कोल को मंगवाया जाता है। कुकिंग कोल जो कि तुम्हारे स्टील इंडस्ट्री में काम आता है एज अ कोक के रूप में, समझ गए ना? तो देखोगे बच्चे लोग, समझोगे बात को ना, तो लगभग भारत 20 से लेकर 25% अपना जो कोयला है वो बाहर से मंगवा रहा है। और कुकिंग कोयला तो लगभग 80 से लेकर 90% हम बाहर से मंगवाते हैं। और उसमें जो सब कुकिंग कोल बोल रहे हैं, मैंने सुनो, जैसे कुकिंग कोल हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगवा रहे हैं, यानी कि कुकिंग कोल लगभग हम 100% में कम से कम हम 80 to 90% बाहर से ही मंगवाते हैं। और उसमें सबसे अधिक किसी कंट्री से मंगवाते तो ऑस्ट्रेलिया है। मगर थर्मल कोल जो सबसे ज़्यादा मंगवाते हैं वो क्या है? तुम्हारा इंडोनेशिया। अब समझो इस बात को, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है। ड्यूरिंग द पास्ट 5 years इंडियाज मेजोरिटी ऑफ कोल इंपोर्ट्स केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ना यदि यहाँ पे ये रहता कि इंडियाज मेजोरिटी ऑफ कोक इंपोर्ट केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता। मैं ये जो कोल इंपोर्ट यदि टोटल को भी जोड़ोगे तो थर्मल कोल ज़्यादा मंगवा रहे हैं। अच्छा, थर्मल कोल लगभग हम लोग मंगवा रहे हैं वही 200 मिलियन टन के आसपास, और 40 से लेकर 50 मिलियन टन हम लोग कोक मंगवाते हैं, कुकिंग कोल मंगवाते हैं। तो जाहिर सी बात है 200 मिलियन टन आप वो मंगवा रहे हो, जो 50 मंगवा रहे हो, तो मेजोरिटी किसका हुआ? थर्मल कोल का हुआ। तो वो आंसर क्या होना चाहिए? इंडोनेशिया होना चाहिए वहाँ पे। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखो, इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन द इम्पोर्ट रिड्यूस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द पास्ट 5 years। हाँ, ये बात तो सही है कि डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन पहले कंपेयर में बढ़ा तो है, मगर रिड्यूस नहीं हुआ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट लगभग 200 से लेकर 250 लगभग सेम मेंटेन है, लगभग सेम मेंटेन है ये। तो इसलिए 2 स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अच्छा, 5 years में देखोगे कोल बेस्ड जनरेशन इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैज रिड्यूस नहीं हुआ, लगभग सेम ही है। अभी भी 73 और 74% इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ही होता है, समझे ना? हाँ, और बिल्कुल, तो अभी घटेगा नहीं, जस्ट ट्रांजिशन अभी 1 दिन में होने नहीं जा रहा है, टाइम लगेगा जी। तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, ये डी फॉर डॉग हो जाएगा, नॉन हो जाएगा आंसर इसका। आगे देखोगे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनर्जी मिक्स। हालांकि इसके बारे में आने वाले समय में और भी बताऊंगा मैं। एनर्जी मिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, एनर्जी तो जानते हैं, एनर्जी मिक्स का मतलब होता है प्राइमरी एनर्जी मिक्स का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जैसे एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे भारत में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? कोयला, कोल। तो कोल एग्जांपल है प्राइमरी एनर्जी मिक्स का। उसी तरह देखोगे और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं घर में, जैसे एलपीजी यूज़ करते हैं ना, तो उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? एलएनजी। तो ये प्राइमरी एनर्जी मिक्स का मतलब होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अच्छा, जब मोदी जी आए थे सत्ता में, तो उस समय मोदी जी ने कहा था कि हम जो नेचुरल गैस का जो शेयर है प्राइमरी एनर्जी मिक्स में, वो हम
बढ़ा के 10% कर देंगे। तो उस समय भी 5 से 6% था केवल, और अभी भी 5 से लेकर 6% है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ये, इसको काटो। दूसरा देखो, द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द प्राइमरी एनर्जी मिक्स हैज बीन इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रीवियस डिकेड। नो, 5 से लेकर 6% वही सेम है। अच्छा, नेचुरल गैस जो मंगवाते हैं वो LNG के फॉर्म में मंगवाते हैं, समझ गए। लगभग भारत 50% नेचुरल गैस बाहर से ही मंगवाता है, वो भी LNG के फॉर्म में मंगवाता है स्टूडेंट। और उसमें से भी 50% में 40 to 50%, 50% का मैं 40 to 50% बोल रहा हूँ, वो मात्र एक कंट्री से मंगवाते हैं। वो कंट्री का नाम क्या है? कतार। और इसलिए रिसेंट टाइम में कतार के जब प्रीमियर आए थे, जो हेड आए थे, तो स्वयं मोदी जी गए थे उनको लेने के लिए। तो इससे भी दिखता है कि कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ये भी दिखता है कि हेड ऑफ द स्टेट गए हैं उनको वेलकम करने के लिए। दूसरी बात है कि जब ये आ रहा है इंडिया LNG के फॉर्म में आ रहा है ना, तो सबसे अधिक कोई राज्य में खर्च होता है तो खुद स्वयं गुजरात है। यानी कि मान लो कि 100% वहाँ से आ रहा है, जो कि इंडिया का 50% है रिक्वायरमेंट का। जैसे लेट से 100 यूनिट आ रहा है वहाँ से, जो कि इंडिया कितना रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा? 50%, क्योंकि 50% हम लोग डोमेस्टिकली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें जो 100 यूनिट आ रहा है उसमें से लगभग 20 से लेकर 25% जो नेचुरल गैस का जो कंजम्पशन है वो स्वयं खाली गुजरात में ही हो जाता है, जहाँ पर वो आ रहा है। अच्छा, गुजरात में सबसे अधिक आता भी है पोर्ट के वजह से। गुजरात में तुम्हारा लगभग 80 से 90% गुजरात में ही लैंड करता है ये LNG। समझ गए ना? तो आंसर ठीक सही दिया गया है। देखो, अराउंड 20 to 25% ऑफ इंडियाज नेचुरल गैस कंजम्पशन इज बाय गुजरात, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल ओनली 1, यानी कि 1 ओनली, एक ही स्टेटमेंट सही है, वो भी तुम्हारा थर्ड स्टेटमेंट सही है। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, गोल्ड। देखो, गोल्ड सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है हेजिंग के लिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ते चला जा रहा है, सबसे सेफ है। जिस तरह इंटरनेशनल तुम देख रहे हो फ्लक्चुएशन हो रहा है इन्फ्लेशन में, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प का जो हरकत है, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है, मेडिटेरियन में जो हो रहा है इजराइल और गाज़ा का, तो सबसे बेस्ट जो हेजिंग मैकेनिज्म है इन्फ्लेशन को लेकर वो अभी भी गोल्ड ही है। और गोल्ड का क्या है कि प्राइस बढ़ते चला जा रहा है, समझ गए? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा। और हम ये भी जानते हैं कि रिसेंट टाइम में डॉलर से जान छुड़ाने के लिए कह सकते हो, या डॉलर से डिपेंडेंसी, जो डॉलर का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड, उसको कम करने के लिए अधिक से अधिक जो सेंट्रल बैंक है, जैसे पोलैंड का हो गया, जैसे रसा का हो गया, जैसे चाइना का हो गया, और इंडिया भी, RBI भी, वो अधिक से अधिक क्या कर रही है? अपना गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रही है। ये भी हम जानते हैं, ताकि डॉलर डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो सके। समझ गए? तो नंबर 1 देखो क्या है, गोल्ड इज नॉर्मली कंसिडर्ड ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस डिकेड द परचेस ऑफ गोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक इंक्रीज ग्लोबली, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड गोल्ड प्राइजेस आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज व्हेन देयर आर हाँ सही बात है, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो तो गोल्ड प्राइस का दाम, गोल्ड प्राइस का जो दाम है वो और बढ़ने का चांस रहता है। कारण क्या है कि सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है ये हेजिंग के लिए, तो गोल्ड पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो, हाँ, स्टेटमेंट क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया ना? डी फॉर डॉग हो जाएगा, ऑल 1 2 3। अच्छा, भारत में जो सबसे ज़्यादा गोल्ड है वो आदमी के पास है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास है। और इंडिया का भी देखोगे, RBI का जो रिजर्व है तो उसमें अच्छा खासा 600 से 700 1000 टन्स, 600 to 700 1000 टन्स होगा। हाँ, करेक्ट, लंदन में भी है, बिल्कुल सही बात बोले हो। यहाँ पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्वाइट ऑफन इन द न्यूज इज ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर कंबाइंड। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है भारत का, अच्छा कितना है? 32% है कि नहीं है? हमारा 32%। इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर कंबाइन करके दोनों जो एफर्ट लगा रहा है, दोनों, हाँ बिल्कुल दोनों ही होगा इसमें। हाँ, दोनों कितना है? 32% है। चाइना का देखोगे तो चाइना का तो 40+% है। दूसरा देखो, द मल्टीप्लायर इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीजिंग कंजम्पशन इन इकोनॉमी इज हायर देन द डेट ऑफ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। नो, गलत स्टेटमेंट है। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आपको सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट से आएगा, वो कंजम्पशन से नहीं आएगा। जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही GDP में मल्टीप्लाई होगा।
कंजम्पशन से उतना मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल 1 ओनली। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, हाँ 301, ए फॉर एप्पल है ना जी। हाँ चलो आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम द DIC द डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज इज अप टू ₹5 लाख। सही बात है, रिसेंट टाइम में 5 लाख किया गया है, पहले 2 या 3 लाख था, उसको बढ़ा के 5 लाख किया गया है। ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि बिल्कुल डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज के पीछे है। और ये क्या है तुम्हारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं है, ये RBI का एक सब्सिडरी है, इसलिए नंबर 2 स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, उसको काटो। नंबर 3 क्या है, द प्रीमियर फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज इज पेड बाय द कंसर्न बैंक। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज होगा वो कंसर्न बैंक देगा, कस्टमर नहीं देगा, ये समझे ना। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज इज नॉट एप्लीकेबल, नो, कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी एप्लीकेबल है अब ये। अब कोऑपरेटिव बैंक को भी ये अप्लाई कर दिया है, कोऑपरेटिव बैंक भी देगा ये। द प्रीमियम पेड बाय द बैंक इज पास्ड ऑन टू, नो, डिपॉजिटर नहीं, डिपॉजिटर को पास नहीं किया जाएगा। तो 4 स्टेटमेंट गलत हुआ, 5 स्टेटमेंट गलत हुआ और 2 स्टेटमेंट गलत हुआ। आंसर क्या है तुम्हारा, 1 और 3 सही है, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट हो जाएगा आंसर इसका। अच्छा, बहुत ही सुंदर, 1-2 साल न्यूज़ में रहा ये है ना। सेमाग्लूटाइड, डुलाग्लूटाइड, ऑर्लिस्टैट और लिराग्लूटाइड, ये न्यूज़ में रहा है तुम्हारा। बताओ ये ड्रग्स किससे संबंधित है। हाँ, ओबेसिटी कंट्रोल। हालांकि ये ड्रग्स डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी यूज़ किया जाता है, मगर अभी रिसेंट टाइम में सबसे अधिक इसका जो यूज़ किया जा रहा है वो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज़ के लिए यूज़ नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ नहीं, उसके लिए भी यूज़ होता है। अभी जो रिसेंट टाइम में सबसे अधिक इसका जो यूज़ हो रहा है वो मोटापा को, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। समझ गए ना। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिसेंट टाइम में अभी दिल्ली में जो अर्थक्वेक हुआ, बिहार में भी अर्थक्वेक हुआ था, ठीक है। दिल्ली देखो, दिल्ली जोन 5 में आता है क्या, सिस्मिक जोन कहोगे तो 4 में आता है जी। अच्छा, अर्थक्वेक भी तो बहुत टाइप के होते हैं, शैलो अर्थक्वेक होते हैं, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होते हैं, डीप अर्थक्वेक होते हैं, करेक्ट। तो एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, हाँ, कैन लीड टू अर्थक्वेक, बिल्कुल हो सकता है ये तुम्हारा, इससे शैलो अर्थक्वेक हो सकता है। समझ गए ना। हाँ, जो हिमालय में जो अर्थक्वेक होता है वो तुम्हारा सिस्मिक वेव्स के वजह से होता है, टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से होता है, क्योंकि जो लॉक्ड ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी छुपा हुआ अचानक रिलीज हो जाता है ये हिमालय रीजन में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखोगे, जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं वो ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं एज कम्पेयर टू डीप अर्थक्वेक, क्योंकि शैलो का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर 70 किलोमीटर, और दिल्ली में जो हुआ था उसका जो फोकल पॉइंट बना था बच्चे लोग वो केवल 5 किलोमीटर था। ये अलग बात है कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मगर हम जानते हैं कि शैलो अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट एंड योर डीप अर्थक्वेक। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। और फोर्थ देखोगे बच्चे लोग, तो शैलो अर्थक्वेक कैन बी कॉज ड्यू टू वाइब्रेशन इन द जियोलॉजिकल फीचर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। शैलो अर्थक्वेक तुम्हारे जियोलॉजिकल फीचर्स में भी वेरिएशन की वजह से हो सकता है, या फिर एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 गलत हो गया है ना, 2 करेक्ट है, 3 गलत हो गया, 4 करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल 2 ओनली। समझ गए ना, कंप्लीट कर दिए हैं।